Razors on, dropping motherfucking bombs. Razors on, dropping motherfucking bombs. दोस्तों नमस्कार। आज को ना मैं एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ। इस प्रकार की एक्सरसाइज न केवल एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, बल्कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से भी एक्सरसाइज बहुत काम की है। अपना असेसमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना आकलन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज में मुख्य रूप से हम वर्ब्स के बारे में जानेंगे कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें सेंटेंसेस बनाने आने लगे हैं, हम सही तरीके से उनको बना रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज हमारी हेल्प करेगी ये जानने में कि जहाँ पर हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब के जिस फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित ये एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत काम की एक्सरसाइज है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। आप इसको लास्ट तक देखिए और ये कोशिश कीजिए कि जो मैं इसके आंसर बता रहा हूँ, क्या आप वही आंसर लिखते अगर आपको करना होता, या आप कुछ और करते। अगर आप कुछ और करते तो समझने की कोशिश करें कि वो गलत क्यों होता और जो सही आंसर है वो सही क्यों है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सेंटेंस है, हिज फादर कुडंट बाय हिम दैट फोन एज ही डैश इनफ मनी। और इसमें मैंने लास्ट में आपको वर्ब दी हुई है हैव। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हैव केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होती है, बल्कि ये एक मेन वर्ब भी है। जैसे टेक का मतलब होता है लेना, गिव का मतलब होता है देना, ईट का मतलब होता है भोजन करना, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। उसी प्रकार से हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का पास में होना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सेंटेंस को हम समझें। हिज फादर कुडंट बाय हिम दैट फोन एज ही डैश इनफ मनी। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपको अगर हैव शब्द का प्रयोग करना पड़े तो किस तरीके से प्रयोग करेंगे। उसके पिताजी उसे वह फ़ोन खरीद के नहीं दे सके क्योंकि उनके पास डैश डैश पर्याप्त पैसा डैश डैश। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। तो पास होने की बात हो रही है, लेकिन पास्ट में हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज हिज फादर एज ही डिड नॉट हैव। ये ध्यान रहे, यहाँ पर डिड नॉट हैड मत कर देना या हैड नॉट मत कर देना, क्योंकि इनफ मनी क्या है, चीज़ है, कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हैड नॉट नहीं आएगा। क्या आएगा, डिड नॉट हैव इनफ मनी। बात समझ में आ रही है? गुड। अब अपन नेक्स्ट सेंटेंस को देते हैं। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, डैश हिज होम वर्क। और मैंने आपको वर्ड दिया है कंप्लीट। वह बाजार गया डैश हिज होम वर्क, और वर्ब है कंप्लीट। इसको आपको इस तरीके से बनाना है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वह बाजार गया। आमतौर पे हम क्या गलती करते हैं, यहाँ पर हम लिख देखते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग, ऐसी करते ना। ही वेंट टू मार्केट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, बट ये गलत है। आफ्टर कंप्लीटिंग हम तब करेंगे जब प्रेजेंट के बारे में बात होगी। आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क आई विल गो टू मार्केट। लेकिन यहाँ पर बात हो रही पास्ट की, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा करेक्ट आंसर। जब पास्ट में इसी तरीके की बात होती है, कोई काम करने के बाद किसी ने कुछ किया, तो वहाँ पर हम हैविंग का प्रयोग करते हैं, हैविंग कंप्लीटेड। ये ध्यान रहे। He went to market having completed his homework। कोई और एग्जांपल देखें इसका, थोड़ी सी बात ध्यान में रहेगी। इसको आप हैविंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। हैविंग फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज आई विल गो फॉर डिनर।
क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टर फिनिशिंग आएगा। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद मैं डिनर के लिए जाऊँगा, तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, इसलिए हम हैविंग का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। इसी को अगर अपन पास्ट में बनाएं कि उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद मैं डिनर के लिए गया, तो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैविंग फिनिश्ड दैट एक्सरसाइज आई वेंट फॉर डिनर। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? कहाँ पर आपको आफ्टर प्लस वर्ब आईएनजी का प्रयोग करना है और कहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करना है, ये ध्यान रहे। पास्ट में है तो हैविंग का प्रयोग करना है, प्रेजेंट में है तो आफ्टर का प्रयोग करना है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अमित डैश परमिशन फ्रॉम हिज फादर बिफोर ही वेंट फॉर पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स। अगेन इसमें पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए अपन ने वेंट का प्रयोग किया है। तो हम सब जानते हैं कि जब भी किसी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कोई पार्ट पास्ट में होता है तो उसका दूसरा पार्ट भी पास्ट में ही होता है। तो इस आधार पे यहाँ पे भी हमको पास्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम बोलना क्या चाहते हैं? अमित ने अपने पिताजी से परमिशन ली इससे पहले कि वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया। तो परमिशन ली तो क्या हो जाएगा? अमित टुक परमिशन फ्रॉम हिज फादर बिफोर ही वेंट फॉर पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स। इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अमित हैड टेकन। वास्तव में देखा जाए तो जो सेकंड वाला पार्ट है हैड वाला, ये ज़्यादा सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब भी पास्ट में दो वर्ब की बात आती है, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। टू एक्शंस इन द पास्ट, तो जब भी पास्ट की बात हो और उसमें दो अलग अलग एक्शन की बात हो, तो जो काम पहले होता है उसको अपन हैड प्लस वर्ब थर्ड में बनाते हैं, और जो एक्शन उसके बाद में हुआ है उसको अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनाते हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पे मैं एक सेंटेंस बनाऊं कि मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए दो घटनाएं घट रही हैं, एक मेरा रेलवे स्टेशन पहुंचना हो रहा है और दूसरा ट्रेन का छूटना हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो पहले कौन सी घटना घटी, तो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी थी, मतलब ट्रेन का छूटना पहले हुआ, स्टेशन में पहुंचना बाद में हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। समझ में आ रही है क्या बात आपको? द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर, मतलब ट्रेन पहले छूटी, मैं बाद में पहुंचा। अगर इसी को आप उल्टा कर देंगे तो मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया? आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मतलब मैं यहाँ स्टेशन पहले पहुँचा, ट्रेन बाद में छूटी, मतलब मेरे हाथ से ट्रेन नहीं छूटी। जबकि पहले वाले का अर्थ क्या निकल रहा है? क्योंकि मैं बाद में पहुँचा और ट्रेन पहले छूट गई, मतलब मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, आई मिस्ड द ट्रेन। इसका कहने का मतलब ये है। बट सेकंड वाले में क्या बोल रहा है? आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ट्रेन के छूटने से पहले मैं पहले पहुँच चुका था, इसका मतलब ये कि ट्रेन मेरे हाथ से छूटी नहीं। अगर मुझे जाना था तो मैं ट्रेन के अंदर चला गया। तो इस बात को ध्यान रखना, इसी को ध्यान में रखते हो आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो समझ में जाएगा कि वो पिकनिक में बाद में गया और पिताजी से परमिशन कब ली? उससे पहले ली, इसलिए हम इसको हैड के साथ बनाए हैं। अमित हैड टेकन परमिशन फ्रॉम हिज फादर
बिफोर ही वेंट फॉर पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर ये दो सीक्वेंस वाली बात नहीं होती तो सिंपल आप टुक का प्रयोग कर सकते थे। केवल सेंटेंस अगर फादर पे फिनिश हो रहा होता, अमित डैश परमिशन फ्रॉम हिज फादर यस्टरडे, पास्ट के लिए कोई ना कोई एक वर्ड होना चाहिए जिससे समझ में आए, तभी हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर हम कह सकते थे अमित टुक परमिशन फ्रॉम हिज फादर। बट क्योंकि यहाँ पर दूसरा पार्ट भी है जिसमें एक दूसरे एक्शन की बात हो रही है और बिफोर शब्द ऑलरेडी ये बता रहा है कि इसके पहले वाली बात जो है वो इस काम से पहले हुई है, इसलिए हमको यहाँ पर हैड टेकन का प्रयोग करना पड़ा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रायः, क्योंकि हम पास्ट के बनाते समय सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हैड का प्रयोग कहाँ करना है और सेकंड फॉर्म का कहाँ करना है। चलिए आगे चलते हैं। Until we know how to make simple sentences, dash compound और complex sentences is almost impossible। जब तक हम simple sentences बनाना नहीं सीखेंगे, compound और complex sentences बनाना लगभग असंभव है। तो बनाने के लिए make का प्रयोग करते हैं, इसी के सही फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या आएगा? making। Until we know how to make simple sentences, मेकिंग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये ध्यान रहे कहाँ पर हमको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, कहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ग्रामर इज ऑल अबाउट दिस। मोस्ट ऑफ द ग्रामर इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर type of knowledge which helps you identify where to use which particular form of the verb, first, second, third, fourth. That's it. Most of the grammatical part is covered under this because most of the errors are committed here. So now we can move on to last sentence. Dash this task timely, you must work sincerely. Complete. ठीक है, इस काम को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है कि तुम सिंसियरली काम करो। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? टू कंप्लीट। टू कंप्लीट दिस टास्क टाइमली यू मस्ट वर्क सिंसियरली। जब हम वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं तो ग्रामर की भाषा में इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। टू यहां पर जो है के लिए जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं उसका अर्थ देता है। इस टास्क को टाइमली कंप्लीट करने के लिए, इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है कि तुम सिंसियरली काम करो। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई हो, आपको समझ में आया हो कि कहाँ पे किस तरीके से गलतियाँ कभी कभी हमसे हो जाती हैं, वो गलतियाँ हमसे दोबारा ना हो। मैंने कोशिश की एक छोटे से वीडियो में थोड़ी बहुत चीज़ें समझाने की। इन केस आपको किसी चीज़ में अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आई होप यू वुड नॉट रिपीट एनी मिस्टेक एवर इन फ्यूचर। सो विल बी बैक with another some useful videos very soon. Till then, take care. Bye bye.